रात के ठीक 2 बज रहे थे। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीचों बीच बसे सूर्यगढ़ एस्टेट की उस विशाल और पुरानी हवेली के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान को चीरती हुई बिजलियों की कड़कड़ाहट से हवेली की दीवारें कांप उठती थीं। ऐसे खौफनाक मौसम में जहां परिंदा भी पर मारने से कतराए, हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में सो रहे 28 साल के नौजवान ड्राइवर भुवन की नींद अचानक बज उठे इंटरकॉम की आवाज से टूट गई। इतनी रात गए इंटरकॉम का बजना किसी बड़े अनिष्ट का संकेत था। भुवन ने हड़बड़ाकर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से हवेली की 55 वर्षीय विधवा मालकिन देवयानी देवी की कांपती हुई और बेहद धीमी आवाज आई। भुवन, किसी को बिना बताए दबे पांव तुरंत मेरे बेडरूम में आओ, पीछे के रास्ते से आना, जल्दी। इससे पहले कि भुवन कुछ पूछ पाता, फोन कट गया। भुवन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह पिछले 8 सालों से इस हवेली में गाड़ियां चला रहा था। उसके मालिक स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह के गुजरने के बाद से हवेली का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। देवयानी देवी एक बेहद सख्त, आदर्शवादी और मर्यादित महिला थी। उन्होंने आज तक किसी भी पुरुष नौकर को रात के वक्त हवेली के मुख्य हिस्से में कदम रखने की इजाजत नहीं दी थी। फिर आज रात के 2 बजे मालकिन ने उसे अपने निजी कमरे में क्यों बुलाया? हवेली के उस हिस्से में देवयानी देवी का देवर रंजीत और उसकी चालाक पत्नी कामिनी भी रहते थे, जिनकी नजरें हमेशा हवेली की करोड़ों की संपत्ति पर गड़ी रहती थीं। भुवन समझ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। उसने अपनी पुरानी जैकेट पहनी और चुपचाप हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए जब भुवन हवेली की सीढ़ियों के पास पहुंचा, तो अचानक बिजली की चमक में उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां ताजे खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थीं। खून की उन बूंदों ने भुवन के रोंगटे खड़े कर दिए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। खतरे को भांपते हुए उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने बचपन के दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यकांत को हवेली की लोकेशन और एक आपातकालीन संदेश भेज दिया। कदमों को बिना कोई आहट किए भुवन देवयानी देवी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद था। मालकिन, मैं भुवन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ ही सेकंड में कुंडी खुली और एक हाथ ने झटके से भुवन को अंदर खींच लिया। दरवाजा तुरंत फिर से बंद कर दिया गया। जब भुवन ने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं। सिर्फ एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था। उस मध्यम रोशनी में उसने देखा कि मालकिन देवयानी देवी के बाएं कंधे से खून बह रहा था। उनकी महंगी रेशमी साड़ी खून से लथपथ थी। लेकिन जिस चीज ने भुवन के होश उड़ा दिए वह कुछ और ही था। देवयानी देवी के विशाल पलंग को अपनी जगह से खिसकाया गया था और उसके नीचे फर्श पर लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा खुला हुआ था। उस गुप्त तहखाने के अंदर से एक 7-8 साल की मासूम बच्ची सहमी हुई बाहर झांक रही थी। उस बच्ची के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने साक्षात मौत देखी हो। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि देवयानी देवी के छोटे भाई की इकलौती बेटी परी थी। ये ये सब क्या है मालकिन? आपको ये चोट कैसे लगी? और परी बिटिया यहाँ इस तहखाने में? भुवन की आवाज डर से कांप रही थी। देवयानी देवी ने अपनी दर्द से कराहती हुई आवाज में कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है भुवन। आज रात इस हवेली का सबसे घिनौना सच मेरे सामने आ गया है। तुम जानते हो कि 2 दिन पहले मेरे छोटे भाई और भाभी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दुनिया को यही लगा कि वह एक हादसा था, लेकिन वह कोई हादसा नहीं था भुवन। वह एक बेरहम कत्ल था। भुवन सन्न रह गया। देवयानी देवी ने हांफते हुए आगे कहा, मेरे देवर रंजीत ने करोड़ों की उस पुश्तैनी जमीन को हड़पने के लिए मेरे भाई और भाभी की कार के ब्रेक फेल करवाए थे। लेकिन रंजीत यह नहीं जानता था कि उस रात परी भी अपने माता पिता के साथ कार में थी। हादसे के बाद परी किसी तरह कार से बाहर निकल गई और उसने रंजीत के गुंडों को अपने माँ बाप को मारते हुए देख लिया। वह डर के मारे जंगल में भाग गई। भुवन ने उस मासूम बच्ची की तरफ देखा जो अब देवयानी देवी के पल्लू से छिपकर रो रही थी। वह बच्ची जन्म से ही मूक थी, बोल नहीं सकती थी। कल रात मुझे परी हवेली के पीछे वाले पुराने खंडहर में भूखी प्यासी छिपी हुई मिली। उसने मुझे इशारों में सारा सच बता दिया।
मैंने उसे इस पुराने गुप्त तहखाने में छिपा दिया ताकि रंजीत को भनक न लगे। लेकिन आज रात रंजीत की पत्नी कामिनी ने मुझे परी के लिए खाना ले जाते हुए देख लिया। उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया भुवन। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर कमरे में भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वे लोग अब पूरे घर के फोन के तार काट चुके हैं और बस कुछ ही पलों में वे इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। देवयानी देवी ने अपने खून से सने हाथों से एक लाल रंग की डायरी और एक पेन ड्राइव भुवन के हाथों में थमा दी। इस पेन ड्राइव में हवेली के खुफिया कैमरों की वह रिकॉर्डिंग है जिसमें रंजीत अपने गुंडों के साथ मेरे भाई की हत्या की साजिश रच रहा है। भुवन, आज रात अगर रंजीत इस कमरे में आ गया तो वह परी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मेरी कसम है, इस बच्ची और इन सबूतों को लेकर इसी तहखाने के रास्ते से हवेली के बाहर निकल जाओ। यह सुरंग सीधे जंगल के पार जाती है। जाओ भुवन, इस बच्ची की जान बचा लो। भुवन के हाथ में वह भारी डायरी थी। उसने देखा कि मालकिन खून से लथपथ जमीन पर बेसुध सी बैठी थीं। यह वही हवेली थी जहां उसे एक मामूली ड्राइवर से उठकर एक बेटे जैसा सम्मान मिला था। जब भुवन की मां बीमार पड़ी थी तब मालकिन ने ही उसके इलाज का सारा खर्च उठाया था। भुवन ने वह पेन ड्राइव और डायरी अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रखी। उसने बहुत ही प्यार से परी को गोद में उठाया और उसे उस अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों पर उतार दिया। तुम यहां छिपी रहना बिटिया, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना, भुवन ने परी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके बाद भुवन ने वह गुप्त दरवाजा बंद कर दिया और उस भारी पलंग को खिसकाकर उस दरवाजे के ऊपर रख दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। देवयानी देवी यह देखकर घबरा गईं। ये तुम क्या कर रहे हो भुवन? तुम भाग क्यों नहीं रहे? वे दरिंदे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भुवन की आंखों में अब डर की जगह एक दहकती हुई आग थी। उसने कमरे के एक कोने में रखा पीतल का एक भारी और लंबा एंटीक लैंप अपने हाथों में उठा लिया। एक सारथी का काम सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता मालकिन, संकट के समय अपने मालिक के रथ की रक्षा करना भी होता है। मैंने आपका नमक खाया है। अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए आपको यहां इन भेड़ियों के बीच मरने के लिए छोड़ दूं तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। आज जो भी इस कमरे के दरवाजे से अंदर आएगा उसे पहले मेरे मुर्दा जिस्म से होकर गुजरना पड़ेगा। अभी भुवन के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर कुल्हाड़ी के वार की भयानक आवाज गूंज उठी। पूरा कमरा कांप गया। रंजीत और उसके गुंडे दरवाजा तोड़ रहे थे। दरवाजा खोल देवयानी, उस गूंगी बच्ची को हमारे हवाले कर दे, वरना आज इस हवेली में खून की नदियां बहेंगी। बाहर से रंजीत की खूंखार आवाज आ रही थी। कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार से सागौन की लकड़ी का वह मजबूत दरवाजा चरमरा कर टूट गया। दरवाजा गिरते ही रंजीत और उसके 3 खूंखार गुंडे नंगी तलवारें और लोहे की रॉड लेकर अंदर दाखिल हुए। रंजीत की आंखों में लालच और हत्या का जुनून सवार था, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखकर रंजीत के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। सामने मालकिन नहीं बल्कि भुवन मौत का साया बनकर पीतल का लैंप लिए खड़ा था। अरे वाह! तो मालकिन ने अपनी जान बचाने के लिए इस 2 कौड़ी के नौकर को आगे कर दिया। ओए ड्राइवर, अपनी औकात में रह और चुपचाप यहां से दफा हो जा, वरना आज बिना मौत मारा जाएगा। रंजीत ने अपनी तलवार भुवन की तरफ तानते हुए चेतावनी दी। भुवन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आवाज में एक शेर जैसी दहाड़ थी। औकात की बात तो आप मत ही कीजिए रंजीत बाबू। दौलत के लालच में अपने ही भाई का खून पीने वाले आप जैसे गिद्धों की कोई औकात नहीं होती। और जब तक इस 2 कौड़ी के नौकर की रगों में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, आप मालकिन और उस बच्ची की परछाई को भी नहीं छू सकते। यह सुनते ही रंजीत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मारो इस कुत्ते को, उसने अपने गुंडों को आदेश दिया। तीनों गुंडे एक साथ भुवन पर टूट पड़े। भुवन कोई पेशेवर लड़ाका नहीं था, लेकिन उस वक्त वफादारी और इंसानियत की ताकत ने उसे एक चट्टान बना दिया था। पहले गुंडे ने लोहे की रॉड से भुवन के सिर पर वार किया, लेकिन भुवन ने फुर्ती से झुककर उस वार को बचाया और अपने हाथ में पकड़े पीतल के लैंप से उस गुंडे के घुटने पर पूरी ताकत से प्रहार किया। गुंडे की हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई और वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे गुंडे ने पीछे से भुवन की पीठ पर एक जोरदार लात मारी। भुवन लड़खड़ाकर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। मालकिन देवयानी देवी दर्द और खौफ से चीख पड़ी, उसे छोड़ दो रंजीत, मत मारो उसे। लेकिन भुवन रुकने वाला नहीं था।
उसने दीवार का सहारा लिया और पलटकर उस गुंडे की कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। भुवन ने अपनी कोहनी से उसके चेहरे पर एक के बाद एक 3 जोरदार प्रहार किए, जिससे वह गुंडा लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। कमरे का सारा कीमती सामान, कांच के बर्तन और फर्नीचर टूटकर बिखर चुके थे। कमरे का फर्श खून से लाल हो गया था। भुवन बुरी तरह जख्मी था। उसके सिर और पीठ से खून बह रहा था। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं, लेकिन वह अभी भी उस पलंग के आगे ढाल बनकर खड़ा था, जिसके नीचे मासूम परी छिपी थी। अपने 2 गुंडों को जमीन पर पड़ा देखकर रंजीत पागल हो उठा। उसने खुद अपनी तलवार उठाई और भुवन की तरफ झपटा। रंजीत ताकतवर था और तलवारबाजी जानता था। उसने भुवन के कंधे पर तलवार का एक गहरा घाव दे दिया। भुवन दर्द से चीख पड़ा और घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। रंजीत ने एक क्रूर हंसी के साथ अपनी तलवार हवा में उठाई। बहुत शौक था तुझे वफादारी निभाने का, अब जा ऊपर और अपने उस ठाकुर मालिक की गाड़ियां चलाना। इससे पहले कि रंजीत की तलवार भुवन की गर्दन तक पहुंच पाती, हवेली के बाहर अचानक दर्जनों पुलिस जीपों के सायरन की गगनभेदी आवाज गूंज उठी। नीली और लाल बत्तियों की चमक से हवेली के सारे शीशे जगमगा उठे। रंजीत के हाथ हवा में ही रुक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही सेकंडों में हवेली के दरवाजे को तोड़ते हुए इंस्पेक्टर सूर्यकांत अपनी भारी पुलिस फोर्स के साथ देवयानी देवी के बेडरूम में दाखिल हो गए। पुलिस ने अपनी बंदूकें रंजीत और उसके गुंडों पर तान दी। हथियार फेंक दे रंजीत, वरना अगली गोली तेरे सीने के पार होगी। इंस्पेक्टर सूर्यकांत की कड़क आवाज ने पूरे कमरे में गूंज पैदा कर दी। रंजीत के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। पुलिस ने तुरंत उसे और उसके गुंडों को जमीन पर पटक कर हथकड़ियां पहना दी। नीचे दालान से कामिनी को भी महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर सूर्यकांत दौड़कर भुवन के पास पहुंचे और उसे सहारा देकर उठाया। भुवन ने अपनी कांपती हुई जेब से वह लाल डायरी और पेन ड्राइव निकालकर इंस्पेक्टर के हाथों में रख दी। सूर्यकांत भाई, इसमें इसमें मालकिन के भाई के कत्ल के सारे सबूत हैं। इस दरिंदे को फांसी की सजा दिलवाना। इतना कहते ही भुवन बेसुध होकर इंस्पेक्टर की बाहों में गिर पड़ा। अगली सुबह अस्पताल के एक वीआईपी कमरे में जब भुवन की आंख खुली, तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के एक तरफ इंस्पेक्टर सूर्यकांत खड़े थे और दूसरी तरफ मालकिन देवयानी देवी बैठी थीं। देवयानी देवी की गोद में मासूम परी बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि एक सुरक्षित मुस्कान थी। भुवन को होश में आते देख देवयानी देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर भुवन के माथे को चूम लिया। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब खतरे से बाहर हो मेरे लाल। आज तुमने साबित कर दिया कि असली रिश्ता खून से नहीं बल्कि कर्म और वफादारी से बनता है। अगर तुम कल रात अपनी जान की बाजी नहीं लगाते, तो आज मैं और ये मासूम बच्ची इस दुनिया में नहीं होते। इंस्पेक्टर सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, रंजीत और उसकी पत्नी को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया है। उन सबूतों के आधार पर उन्हें उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। देवयानी देवी ने अपना हाथ भुवन के सिर पर रखा और पूरी दृढ़ता से कहा, आज से इस हवेली में कोई सर्वेंट क्वार्टर तुम्हारा घर नहीं होगा। तुम इस हवेली के बेटे हो और मेरी इस पुश्तैनी संपत्ति और इस परी के कानूनी अभिभावक भी तुम ही रहोगे। तुमने मेरी जान नहीं बचाई है भुवन, तुमने मेरा सम्मान और इस परिवार का भविष्य बचाया है। भुवन की आंखें भर आईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस परिवार की उसने एक मामूली ड्राइवर बनकर सेवा की थी, वही परिवार आज उसे अपना सबसे बड़ा वारिस मान लेगा। वर्मा स्टोरीज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में इंसानियत, वफादारी और निस्वार्थ प्रेम से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। लालच और क्रूरता इंसान को कुछ पल की खुशी दे सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। जब आप अपनी जान की परवाह किए बिना किसी कमजोर या मजलूम की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं, तो ईश्वर खुद आपकी रक्षा करता है और आपको वह सम्मान देता है जिसके आप असल हकदार होते हैं। वफादारी का मोल कभी पैसों से नहीं चुकाया जा सकता।